दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चुनाव के समय ये कहा था कि मैं 1 घंटे में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है वो रुकवा दूंगा। अमेरिका अफगानिस्तान इसलिए आया था कि मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगा। इराक में इसलिए बमबारी की गई थी कि वहां पे सद्दाम हुसैन की तानाशाही सरकार है, हम वहां पे डेमोक्रेसी ले आएंगे। इस तरह के कई वादे किए और अल्टीमेटली जो उनके सामने है, उनसे उनको लगता है कि कहीं ईरान में हाथ डाल के वो फंस ना जाए। आपने सुना होगा कि ट्रंप साहब ने कहा है मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए। अमेरिका जैसी शक्ति जो कई महीनों से कई सालों से ईरान को टारगेट करने का प्लान कर रहा था, अब अचानक 2 हफ्ते का एडिशनल टाइम क्यों चाहिए, इसको समझना जरूरी है। 2 हफ्ते का क्या मतलब है दोस्तों? 2 हफ्ते का मतलब है 14 दिन। अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें 7 दिन हुए और 7 दिन के अंदर ही दोनों तरफ काफी तबाही हो गई। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम सोच समझ के बताएंगे कि अमेरिका इस लड़ाई में उतरेगा या नहीं उतरेगा। ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये बात सही है, ट्रंप साहब फंसना नहीं चाहते। क्योंकि जिस लेगेसी के साथ वो आए थे कि दुनिया में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, बाइडेन ने पता नहीं क्यों दुनिया में लड़ाइयां करवाई, मैं होता तो कभी ना करवाता। उनको भी ये पता है कि यूक्रेन युद्ध शुरू तो हो गया, लेकिन अब रुकेगा कैसे। इसी तरह से अगर ईरान में वो उतर गए, उसके बाद क्या होगा, वो ट्रंप साहब के भी कंट्रोल में नहीं होगा। शायद यही कारण है कि उनको टाइम चाहिए। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या कारण है जिसके कारण ट्रंप साहब को 2 हफ्ते कम से कम चाहिए। अगर वो पहले उतरे तो उसका एक ही कारण होगा कि उनको लग रहा है कि इजराइल कहीं फंस ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। इजराइल को बचाने के लिए ही अमेरिका उतरेगा, ना कि किसी और एजेंडा के कारण। अगर इजराइल ईरान को अपने लेवल पे ही निपटा देगा तो अमेरिका नहीं उतरेगा। लेकिन क्या यह संभव है? मैंने आपके सामने कई वीडियो रखे, उसमें मैंने हर मुद्दे पे डिटेल में चर्चा करी। उसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है इजराइल एक्शंस। आप उसको देखिएगा, उसमें आपको हर मुद्दे की डिटेल्ड विद नंबर्स फैक्ट्स चर्चा मिलेगी। आज 2 हफ्ते का कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये बात तो सही है कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये अफगानिस्तान से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबको पता है कि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लायर है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ है, वहां से करीब दुनिया का 20% तेल निकलता है। अगर वो रास्ते बंद हो गए तो पूरी दुनिया में हंगामा जो होगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसको समझना होगा। इसीलिए इस समय अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को ढंग से डेलिब्रेट करे, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझे और फिर मैदान में उतरे। इसीलिए इस समय मिलिट्री एक्शन से पहले उनको अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाकर देखना होगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर वो ये चाहते हैं कि वहां से तानाशाह हट जाए या खमेनेई की सरकार हट जाए तो दोबारा वहां पे आएगा कौन? वहां पे और तो कोई सत्ता है नहीं, तो किसको लेके आएंगे? वहां पे आप पपेट गवर्नमेंट बना नहीं सकते। ईरान कोई छोटी सी जगह नहीं है कि आपने एक आदमी बैठा दिया और 2000 फौजी खड़े कर दिए और आपने निपटा दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता ईरान में। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। सत्ता पलटना कहना बहुत आसान है, आप पलट भी दें उसके बाद जो हंगामा होगा। क्योंकि आज अगर मिलिशिया वहां पे है या अमेरिका को लगता है कि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर हैं, कल यही एटॉमिक बॉम्ब उनके हाथ में चले गए तो क्या होगा? ये गंभीर मुद्दा है। इसीलिए बहुत सोच समझ के जो रिजीम चेंज की बात है उसको सोचना होगा। क्योंकि इसके बगैर अगर अमेरिका वहां से हटता है, रिजीम चेंज करने के माध्यम से आप जाओगे अंदर, लेकिन बाहर कैसे निकलोगे? अगर खमेनेई को आप नहीं हटा पाए तब आप क्या करोगे? इस बात को समझना होगा। इसके अलावा क्या अमेरिका अकेला उतरेगा? मुझे नहीं लगता। अमेरिका ने आज तक कोई लड़ाई अकेले नहीं लड़ी।
क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर वो एक बार लड़ाई में उतर गए, जैसे वियतनाम में उतरे थे, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ईरान उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। आप जब तक फुट सोल्जर ईरान में नहीं उतारोगे, तब तक आप ईरान को जीत नहीं सकते। आप कितने भी बम फेंक लो, वो पहाड़ों पे फेंक रहे हो या रेगिस्तान में फेंक रहे हो, और कुछ नहीं मिले तो आप लोगों के घर बर्बाद करोगे, बिल्डिंगें बर्बाद करोगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बर्बाद करोगे। लेकिन जो सामरिक महत्व के मुद्दे हैं वो सब बहुत डीप पहाड़ों के बीच में है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको जमीन पे तो उतरना पड़ेगा। और अगर अमेरिकन सोल्जर्स जमीन पे उतरते हैं, ईरान में घुसते हैं, तो जो आम जनता है वो भी पसंद नहीं करेगी। तो सिर्फ फौज नहीं लड़ेगी, ईरान की जनता भी सामने खड़ी हो जाएगी और अमेरिका को निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर नेटो का सहारा लेते हैं तो नेटो में इस समय तो वैसे ही हालत खराब है। यूक्रेन को लेकर स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास ना फंड्स है ना हथियार है, और एक छोटा सा यूक्रेन जो उनके बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, उसको नहीं निपटा पा रहे हैं, तो आप ईरान को कैसे निपटाओगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जितने भी आसपास बॉर्डर क्षेत्र हैं वो सब ऑयल रिच हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान उनकी जो रिफाइनरीज है उनको मिसाइल से उड़ाए, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमें इस लड़ाई से दूर रखो, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इजराइल ने 10, 15, 20 मिसाइल दुबई पे डाल दी, तो दुबई में क्या बचेगा? अगर आप उनके इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स को उड़ा दो, इसी तरह से सऊदी में, कतर में, आबू धाबी में, सब जगह अगर ऐसा हो जाए, ये मुश्किल नहीं है ईरान के लिए। जिस रफ्तार से ईरान की मिसाइल है उस हिसाब से तो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं करेगा। तब क्या होगा? स्थिति गंभीर हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगा पूरी दुनिया में। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? क्या उसके मित्र देश इसके लिए तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता कि इस समय नाटो इस स्थिति में है या मिडिल ईस्ट के उसके साथी इस स्थिति में। इसलिए अमेरिका को बहुत सोच समझ के उतरना होगा। इसके अलावा अपने जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, वो तो ज्यादातर या तो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे या सबमरीन या बाकी जो नेवल एसेट्स हैं, वहां से आप मिसाइल छोड़ सकते हो। तो वो मिसाइलें तो इसराइल भी छोड़ रहा है। वो मिसाइलें किस पे छोड़ोगे? शहरों पे? क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब के जितने भी एसेट्स हैं वो तो सब अंडरग्राउंड है। सारे की कमांड सेंटर्स अंडरग्राउंड होंगे, क्योंकि जब ईरान को पता है कि उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट होना है, तो क्या उसने तैयारी नहीं की होगी? इस बात को उनको समझना होगा। और आपको क्या लगता है कि यूरेनियम क्या उन्होंने एक ही जगह रखा होगा या ऐसी जगह रखा होगा जिसके बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया होगा? और मान लीजिए वहां रखा हुआ भी हो, तो उनको ट्रकों में भर के अभी तक उन्होंने शिफ्ट नहीं कर दिया होगा। अब इतने बड़े ईरान में कौन सी चीज कहां किस सुरंग में रख दी गई है, कैसे ढूंढेंगे आप ओसामा बिन लादेन को तो ढूंढ नहीं पाए थे, न्यूक्लियर एसेट्स को ढूंढेंगे? क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी तो गुफाओं में रहा और पहाड़ों के बीच में रहा। यही हाल ईरान में न्यूक्लियर एसेट्स का होगा। और न्यूक्लियर एसेट्स तो स्थिति ऐसी है कि अगर उन्होंने दबा भी दिया तो न्यूक्लियर एसेट्स को कोई हवा पानी खाना तो चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ रेडिएशन बाहर नहीं आना चाहिए, उसका इंतजाम उन्होंने कर लिया होगा। ऐसी स्थिति में डिटेक्ट कैसे होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ रखा है और प्यूरिफाइड मटेरियल कहाँ रखा है? बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा आपको साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ईरान उसके लिए भी तैयार होगा। और साइबर में तो प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, चाइना, रशिया, जितने भी लोग इजराइल और अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से साइबर अटैक करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी जिसको समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत कम है। अमेरिका में महंगाई कम जो थोड़ी बहुत हुई है वो वापस बदलेगी। इंडस्ट्रीज पे फर्क आएगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, व्यापार डिसरप्ट होगा। और वैसे ही पूरी दुनिया में जितने देश हैं वो भी ट्रंप के साथ नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रंप्स टैरिफ वॉर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी समझने की बात है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान को डिप्लोमेटिकली वो टारगेट करें और उसको दबाएं। क्या ईरान के साथ इस समय कोई है? बिल्कुल है। वीटो पावर में रशिया उनके साथ है, चाइना उनके साथ है। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो देश हैं वो इस समय अमेरिका के साथ उतने नहीं है जितने इराक के टाइम पे थे। तो इस स्थिति में क्या अमेरिका अकेला जा पाएगा? ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिक्स के साथ साथ जो डी एस्केलेशन करना होगा, अगर एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो फिर आपने बात के सारे रास्ते बंद कर दिए। और मान लीजिए कि अमेरिका ने अटैक किया और उसके बाद भी ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स नहीं डिस्ट्रॉय हुए और सत्ता नहीं परिवर्तन हुआ, उस स्थिति में क्या होगा? क्या अमेरिका ने इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए दोस्तों, 2 हफ्ते का समय ट्रंप साहब ने शायद इसलिए लिया है कि मैं सोचूंगा, समझूंगा, लोगों से बात करूंगा और फिर शायद कोई समझदारी वाला कदम उठाएंगे। और उसका एक ही तरीका है कि इजराइल और ईरान के लड़ाई को रोकने के लिए मुझे लगता है कि जितने दुनिया के बड़े देश हैं जो ईरान और इजराइल के दोस्त हैं, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए, वहां तय होना चाहिए, फिर वो अपने अपने दोस्तों के पास जाएं। जैसे इंडिया है, ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं। इसी तरह से रशिया की दोस्ती सबसे है, चाइना की भी सबसे है, लेकिन हो सकता है कि इस समय वो ईरान के ज्यादा करीब हो सकता है कि इस समय ऐसे बहुत सारे यूरोपियन देश हो जो दोनों से बात कर सकते हैं। जब तक वो मध्यस्थता नहीं होगी, इस लड़ाई का अंत बहुत ही भीषण होगा। क्या हम एक और लड़ाई के लिए तैयार हैं यूक्रेन के बाद? इसको समझना होगा। तो दोस्तों, ट्रंप साहब ने जो 2 हफ्ते का समय मांगा है, मुझे लगता है एक हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या ट्रंप साहब सेंसिबल डिसीजन लेंगे या फिर जोश जोश में कुछ और पंगा कर बैठेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन से काम बनेगा, या अल्टीमेटली जब डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करना ही है तो उसकी तैयारी अभी से क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा? सवाल इस बात का है। और 2 हफ्ते में इजराइल और ईरान के बीच में जो बमबारी होगी, उससे कितना नुकसान होगा, इसका भी क्या कोई आकलन है? आपके जो भी विचार हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये लड़ाई गलत दिशा में जा रही है। अब उम्मीद ये है कि शायद सद्बुद्धि आए और दुनिया में शांति आए। आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के बाद। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।